आज हम लोग भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि की बात करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। उस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसकी संस्तुति पर उस संविधान सभा का गठन हुआ था और भारतीय नेताओं ने कब यह मांग की थी कि भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन भारतीय जनता पर जिन कानूनों या अधिनियमों के द्वारा शासन करता था वो सभी कानून या अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए जाते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम या यूँ कहिए कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के सभी अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए। ब्रिटिश संसद जब इन अधिनियमों को बनाती थी तो ब्रिटेन के हित का ध्यान रखती थी। भारतीयों के हित को नज़रअंदाज किया जाता था। भारत की दरिद्रता बढ़ती जा रही थी, भारत को धन निकासी का एक स्रोत माना जा रहा था। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन क्रमिक रूप से स्वराज से होते हुए पूर्व स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य तक पहुंचा और फिर ब्रिटेन से भारत को स्वतंत्र करने की मांग उठी और इसी दौरान यह भी कहा गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाए। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के संदर्भ में इस बात को उठाया था कि भारतीयों द्वारा भारत का संविधान स्वयं बनाया जाना चाहिए। आगे चलकर 1922 में महात्मा गांधी ने भी यह बात कही थी कि भारतीय भविष्य का निर्धारण भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए, यानी भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया जाना चाहिए। 1934 में अहमदाबाद और कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने संविधान सभा का पहली बार उल्लेख किया था। संविधान सभा का पहली बार व्यक्तिगत रूप से उल्लेख एम.एन. राय ने किया और पार्टी के स्तर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया। आगे चलकर 1935 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी संविधान सभा संबंधी प्रस्ताव पारित किया। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1936 से लगातार कांग्रेस संविधान सभा की बात कर रही थी, उसकी मांग कर रही थी। दरअसल जो भी अधिनियम बनते थे ब्रिटिश संसद द्वारा, उस अधिनियम को बनाने संबंधी अगर कोई आयोग या समिति बनती थी तो उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। जैसे साइमन आयोग का जब गठन हुआ तो उसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। उसका काम था 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना। उस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ही अगला अधिनियम बनना था। भारतीयों के लिए अधिनियम बनना था, भारतीयों के लिए कानून बनना था और किसी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसका भारतीयों ने व्यापक विरोध किया और इस विरोध को देखते हुए उस समय जो भारत सचिव थे, तत्कालीन भारत सचिव बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी कि ऐसा है कि यदि आप अगर सर्वसम्मति से एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी बर्कनहेड ने कि अगर आप सर्वसम्मति से एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। इस चुनौती को स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। इसकी दूसरी बैठक बम्बई में हुई, उसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ही कर रहे थे और वहीं एक कमेटी का गठन हुआ उसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, जिसे हम नेहरू कमेटी के नाम से जानते हैं। नेहरू कमेटी ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग को उस संविधान के प्रारूप के कुछ प्रावधानों पर ऐतराज हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय मांग पैरेलल रूप से प्रस्तुत कर दिया, अर्थात सर्वसम्मति नहीं बन पाई। ब्रिटिश सरकार यही चाह भी रही थी कि सर्वसम्मति न बन पाए। इधर 1936 से लगातार कांग्रेस संविधान सभा की बात कर रही थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसका भारतीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया। कहा गया कि भारत में इतनी संस्थाएं हैं, 11 प्रांत हैं, 11 प्रांतों की विधानसभाएं हैं, उनकी मंत्रिपरिषदें हैं, केंद्र में 2 सदन हैं। आखिर किसी से तो पूछना चाहिए था, बिना पूछे कैसे युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में भारत शामिल था और भारतीय नेताओं ने बहुत दिल से ब्रिटेन का साथ दिया था, इस उम्मीद में कि ब्रिटेन विजयी होगा तो हमें स्वराज प्रदान करेगा। लेकिन ब्रिटेन ने विजयी होने के बाद क्या प्रदान किया? रौलट एक्ट और जालियांवाला बाग। भारतीय नेता इस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे
वो चाहते थे कि बिना शर्त के हम समर्थन नहीं देंगे। हालांकि शुरू में गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटेन इस समय संकट में है, हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल ने कहा ऐसा है, चुप रहिए, यह युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है, हमारे लिए युद्ध नहीं हो रहा है, साम्राज्यवादी शक्तियाँ आपस में अपने अपने साम्राज्य के लिए लड़ रही हैं, इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मार्क्सवादी ये मानते थे कि यही समय है कि हम सशस्त्र विद्रोह कर ब्रिटिश लोगों को यहाँ से भगा दें और स्वतंत्र हो जाएं। अंततः यह तय हुआ कि हम कुछ शर्तों पर ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। शर्तें क्या थी? शर्तें यह थी कि तत्काल राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया जाए, युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्र किया जाए और भारतीयों द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए। यही 3 शर्तें थी। 1940 में बेवेल लिनलिथगो उस समय वायसराय थे। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें यह कहा गया कि हम वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद है उसका विस्तार करेंगे, यानी उसमें कुछ और भारतीयों को शामिल करेंगे। एक युद्ध परामर्शदात्री समिति का गठन करेंगे और युद्ध के पश्चात भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। ये प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, लेकिन भारतीय नेता क्या कह रहे थे कि तत्काल एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए जो भारत के विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर बने। इस बात को लिनलिथगो मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए कोई बात बनी नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ब्रिटिश सरकार पहली बार 1940 में यह स्वीकार की कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये एक प्रगति थी। 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, यह उनका अधिकार है। इस प्रस्ताव पर जवाहरलाल का कहना था कि यह प्रस्ताव दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। फिर जब ये वार्ता सफल हो गई, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। हालांकि इसमें एक बात ये कही गई थी कि हम अल्पसंख्यक वर्ग को महत्व देंगे, बिना उसके संविधान नहीं बनेगा। मुस्लिम लीग थोड़ा सा इस बात से संतुष्ट थी कि चलो हमारी बात, जो विभाजन की बात है, उसको हम आगे बढ़ा लेंगे इतने से। लेकिन दोनों में से किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 17 अक्टूबर 1940 पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। फिर इसी बीच 1942 का समय आया। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक अपनी पत्नी सहित भारत आए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं से मिले। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने अपने पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता के साथ अपनी हमदर्दी जताई। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। इन लोगों ने अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी। ये अटलांटिक चार्टर, जो स्वतंत्र देश हैं, जिन देशों पर जबरदस्ती किसी दूसरे देश द्वारा या दूसरे समुदाय द्वारा शासन किया जा रहा है, उसको हम स्वतंत्र कराएंगे। लेकिन बाद में 1941 में ये चार्टर जारी किया गया था। 1 महीना बाद ही चर्चिल ने कहा कि ऐसा है कि ये चार्टर भारत, बर्मा और ब्रिटेन के उपनिवेशों पर लागू नहीं होता है। परंतु आगे चलकर रूजवेल्ट ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ यूरोपीय या अटलांटिक के तट देशों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। जापान लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए जापान इस पर आक्रमण करना चाहता था। भारत से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ ये था कि यह ब्रिटेन का उपनिवेश है। 8 मार्च 1942 को जब जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया, तब ब्रिटिश सरकार ने 11 मार्च को क्रिप्स मिशन की घोषणा की कि भारत क्रिप्स मिशन जाएगा। स्टॉफर्ड क्रिप्स जाएंगे, एक प्रस्ताव लेकर जाएंगे। उस प्रस्ताव को ब्रिटेन का युद्ध मंत्रिमंडल तैयार किया था। क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत आए और उन्होंने 29 मार्च 1942 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस प्रस्ताव को सामने रखा। फिर उस पर वार्ताएं हुई। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यह था कि भारत युद्ध के पश्चात भारतीय लोगों से एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वह संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, वह संविधान भारत के लिए संविधान बनाएगी। इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो प्रांतों में विधायिकाएं हैं, निचले सदन हैं, उन सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा समानुपातिक पद्धति के अनुसार।
यानी प्रांतों के जो निचले सदन हैं उनके सदस्यों द्वारा समानुपातिक पद्धति के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि भारतीयों को शामिल तो किया जाएगा लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ एक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। क्रिप्स ने यह भी कहा कि अगर कोई प्रांत इस संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वो न करे, हम उसे वही पद देंगे जो शेष भारतीय संघ को देंगे। भारत एक संघ बनेगा, प्रांतों और रियासतों से मिलकर भारत को एक संघ बनाया जाएगा। जो प्रांत इस संविधान को नहीं स्वीकार करेगा उसे भी हम वही पद देंगे जो शेष भारतीय संघ को देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की होगी। लेकिन गतिरोध इस प्रस्ताव से दूर नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस को एक तो ये बात एतराज थी कि जो वायसराय है वो अपने विशेष अधिकारों को त्यागेंगे नहीं, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, उनको कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय सरकार ये नहीं है। दूसरी बात कि जो प्रांतों के अलग होने का प्रावधान था, संविधान को न स्वीकार करने का जो प्रावधान था, वह भी कांग्रेस को मंजूर नहीं था। इस आधार पर कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस आधार पर खारिज किया कि स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की बात नहीं की गई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो इस प्रस्ताव से होगा यही कि शासन की संचालन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं है, वायसराय के अपने विशेष अधिकार वैसे ही हैं, उनकी तानाशाही वैसे ही रहेगी। अंतर ये पड़ेगा कि हम वर्दी धारित करके उनकी सेवा में लग जाएं और अल्पागिरोहों को इसका संचालन करेंगे। फिर इसी समय महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के विषय में कि यह उत्तर तिथिय चेक है। बाद में संभवतः जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोर दिया था, एक टूटे हुए बैंक द्वारा जारी। महात्मा गांधी ने कहा था यह उत्तर तिथिय चेक है, बाद में जवाहरलाल ने इसमें जोर दिया था एक टूटे हुए बैंक द्वारा जारी किया गया है। ठीक, तो क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया। इसी बीच मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौते का प्रयास किया गया। 1944 में राजगोपालचारी फार्मूला आया, उसमें कहा गया कि भारत जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करे, और जब स्वतंत्र हो जाएगा तब मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ जनमत संग्रह कराया जाएगा और फिर भारत का बंटवारा किया जाएगा। उधर 1945 में भूला भाई देसाई और लियाकत अली एक फार्मूला तैयार हुआ राष्ट्रीय सरकार के गठन के संदर्भ में। उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस के 40% लोग रहेंगे उसमें सरकार में, मुस्लिम लीग के भी 40% रहेंगे, 20% शेष अन्य लोग रहेंगे। यह फार्मूला उस समय बेवेल वायसराय थे, बेवेल के सामने रखा गया। बेवेल लंदन गए, बातचीत करके आए, उसके बाद उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक ये शिमला में सम्मेलन चला। बेवेल का प्रस्ताव क्या था? बेवेल का प्रस्ताव था कि एक अंतरिम एक सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ ये 2 यूरोपियन होंगे और शेष सभी भारतीय होंगे। शेष सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। वायसराय बिना आवश्यकता के अपने निशेष अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको एक तरह से यह एक अंतरिम सरकार होगी और भारतीयों द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया जाएगा। सम्मेलन में शिमला में समझौता ऐसे शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। बेवेल प्रस्ताव में यह था कि 40 जो आधे सदस्य होंगे, जो कुल सदस्य संख्या होगी उसमें आधे मुस्लिम लीग मुसलमानों की संख्या और सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। लियाकत अली और भूला भाई देसाई के फार्मूले में क्या कहा गया था कि 40% कांग्रेस के होंगे, 40% मुस्लिम लीग के होंगे। बेवेल ने क्या कहा कि सवर्ण हिंदू और मुस्लिमों की संख्या इसमें बराबर होगी। शिमला में 25 जून से 14 जुलाई के बीच सम्मेलन आयोजित हुआ। 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया कांग्रेस की ओर से। मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे, इन लोगों ने भाग लिया। गांधी जी भी उस समय थे शिमला में ही, लेकिन उस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। अंततः बात यहाँ आके अटक गई। मुस्लिम लीग कह रही है कि मुस्लिमों के नाम सिर्फ हम देंगे। कांग्रेस भी कुछ मुस्लिमों का नाम देना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग इसके लिए तैयार नहीं थी। अंततः ये समझौता नहीं हो पाया।
शिमला समझौता विफल रहा, शिमला सम्मेलन विफल रहा। फिर 1946 18 फरवरी 1946 को नौसैन्य विद्रोह हुआ और उस नौसैन्य विद्रोह के एक दिन पश्चात ही 19 फरवरी 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को यह घोषणा करनी पड़ी हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हमारे मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत जाएंगे और भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, इन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें 3 सदस्य थे, तत्कालीन जो भारत सचिव थे पैंथिक लॉरेंस, उस समय जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टोफर्ड क्रिप्स, और नौसैन्य मंत्री एबी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग भारत आए। विभिन्न नेताओं से बातचीत हुई, 2 दौर की वार्ता हुई, बीच में ईस्टर का पर्व आ गया, उसकी छुट्टियां हुई, उसके बाद वार्ताएं हुई। फिर शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाया गया 5 से 12 मई 1946 के बीच। 24 मार्च 1946 को यह सम्मेलन दिल्ली आया था, यह मिशन दिल्ली आया था। शिमला में जो सम्मेलन बुलाया गया 5 से 12 मई के बीच, 3 पक्ष इसमें शामिल थे। एक तो मिशन था, कांग्रेस था, लीग था। लेकिन इस बार भी शिमला में कोई सहमति नहीं बनी। अंततः 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव सामने रखा। उसके 2 भाग थे, एक तो अंतरिम सरकार संबंधी प्रस्ताव जिसे हम तत्कालीन प्रस्ताव कहते हैं, दूसरा संविधान सभा के गठन संबंधी प्रस्ताव जिसे दीर्घकालिक प्रस्ताव कहा जाता है। 6 जून 1946 को ही मुस्लिम लीग ने ये दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 26 जून 1946 को कांग्रेस ने इसका दीर्घकालिक प्रस्ताव जो संविधान सभा के गठन संबंधी जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया, अंतरिम सरकार संबंधी प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। वायसराय ने यह घोषणा की थी कि कोई भी एक पक्ष अगर अंतरिम सरकार के गठन करने को तैयार है तो हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। मुस्लिम लीग ने दोनों प्रस्ताव स्वीकार किया। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है, हम सरकार का गठन करना चाहते हैं, चलिए करिए। लेकिन बेबल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, कांग्रेस के बिना सरकार के गठन का कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम लीग इससे नाराज हो गई। उसने वायसराय पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया कि अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि हम किसी के साथ मिलकर गठन कर लेंगे। मुस्लिम लीग ने नाराज होकर कैबिनेट मिशन के दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। फिर बेबल कांग्रेस को मनाने का प्रयास करने लगे। अंततः 8 अगस्त को कांग्रेस ने 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया था। 8 अगस्त को कांग्रेस तैयार हुई अंतरिम सरकार में शामिल होने को। वायसराय ने 12 अगस्त को निमंत्रण न्योता भेजा। अंततः 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसमें वायसराय को इस सरकार का अध्यक्ष होना था और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने। 14 सदस्य इसके होने थे। कांग्रेस ने 12 सदस्यों के साथ लेकर इस सरकार का गठन किया। कुछ सीटें छोड़ी गई थी मुस्लिम लीग के लिए। बाद में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस 12 सदस्यों को शामिल की थी, तो 5 जब ये आए तो इसमें से कांग्रेस को 3 अपने सदस्यों को हटाना पड़ा और इन 5 मुस्लिम सदस्यों को उसमें शामिल किया गया, मुस्लिम लीग के सदस्यों को। इस प्रकार अंतरिम सरकार पूर्ण हुई, उसकी सभी सीटें भरी गई। जो संविधान सभा के गठन संबंधी प्रावधान था उसमें यह कहा गया था कैबिनेट मिशन में कि संविधान सभा का गठन भारत संघ होगा। ये बात तो कैबिनेट मिशन ने भी कहा था और क्रिप्स मिशन ने भी कहा था कि भारत एक संघ होगा, प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक संघ बनाया जाएगा। इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों द्वारा समानुपातिक पद्धति के अनुसार की जाएगी। कैबिनेट मिशन ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि समय नहीं है, समय कम है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो प्रांतीय विधानसभा है उनके सदस्य इन संविधान सभा के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक पद्धति से चुनेंगे। अब प्रांतों के सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, किस प्रांत के विधायक कितने लोगों को चुनेंगे। ये कहा गया कि प्रति 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा, प्रति 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। तो इस तरह से प्रांतों में सीटों का आवंटन हो गया।
फिर ये कहा गया कि सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये 3 कैटेगरी निर्धारित की गई कि सामान्य की सीटें होंगी, मुस्लिमों की सीटें होंगी और सिख सदस्य होंगे। दरअसल पहले से ही पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली चल रही थी, तो उस आधार पर जिस विधानसभा में जो सिख सदस्य थे वो सिख सदस्यों का चुनाव करते थे, जो मुस्लिम सदस्य थे वो मुस्लिमों का, जो सामान्य सदस्य थे वो सामान्य सदस्यों का। इस प्रकार 389 सीटें निर्धारित की गई संविधान सभा द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के लिए 389 सीटें निर्धारित की गई थी। जुलाई अगस्त में ये चुनाव हुए। एक बात और कही गई कैबिनेट मिशन द्वारा, ये जो प्रांत है, प्रांत अपना गुट बना सकते हैं, प्रांत अपना गुट बना सकते हैं। 3 गुट होंगे, आ, ब और श। आ गुट में मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये सभी हिंदू बहुल प्रांत हैं। बिहार, उड़ीसा, ये सभी हिंदू बहुल प्रांत हैं। तो 6 प्रांत वर्ग में होंगे। दूसरा जो वर्ग ब होगा, इसमें पश्चिम के जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, जैसे पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध, ये ब श्रेणी में होंगे, ब वर्ग में होंगे। श वर्ग में असम और बंगाल, इस तरह से 11 प्रांत थे उस समय। तो 11 प्रांतों को 3 वर्गों में बंटना था। प्रांत चाहे तो वर्ग में बंट सकता है। कांग्रेस कह रही थी कि प्रांतों का वर्ग बनना वैकल्पिक है, आवश्यक नहीं है। मुस्लिम लीग कह रहे थे कि ये आवश्यक है। दरअसल 19 फरवरी 1946 को इटली ने जो कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी, उसके बाद उन्होंने 15 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया था। उस बयान के 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की बात की थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि बहुसंख्यकों की अग्रगति में अल्पसंख्यकों को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, यानी मुस्लिम लीग जो बार बार व्यवधान उपस्थित कर रही है उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये 2 बातें 15 मार्च 1946 को इटली ने कही थी। तो यहाँ बंटवारे की बात तो कैबिनेट मिशन ने नहीं स्वीकार की, लेकिन मुस्लिम लीग को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए उसने कहा कि प्रांत 3 वर्ग में बंट सकते हैं। मुस्लिम लीग कहते थे कि प्रांतों का 3 वर्गों में बंटना अनिवार्य है, जबकि कांग्रेस कहती थी कि यह वैकल्पिक है। सरकार ने भी माना कि यह वैकल्पिक है। ये प्रांत क्या करेंगे, पहले अपने ग्रुप का संविधान बनाएंगे, फिर ये तीनों बैठेंगे और संघ का संविधान बनाएंगे। ठीक, तो इस तरह से 3 प्रांतों की बात, 3 वर्गों की बात की गई थी प्रांतों के। अब 389 सदस्यों का चुनाव होना है। 389 में 292 सदस्य प्रांतों से लिए जाने थे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांत से, मुख्य आयुक्त के प्रांत से, और 93 सदस्य जो हैं वो रियासतों से लिए जाने थे, रियासतों से। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा संबंधी चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को जो सीटें मिली 208 सीटें मिली। कांग्रेस को जो सीटें मिली 296 में से 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 8 सीट मिली। अन्य पार्टियों को यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की थी, कृषक प्रजा पार्टी बंगाल की थी, उनको 1-1 सीटें मिली थी। तो मुस्लिम लीग ने देखा कि हम 73 सीट लेके इस 389 में करेंगे क्या, अल्पसंख्या में हम खुद हैं। मुस्लिम लीग ने कहा हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। रियासतें भी प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं ली। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की थी। देश में दंगे शुरू हो गए। ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत को जल्दी से जल्दी आज़ाद कर दिया जाए। 20 फरवरी 1947 को इटली ने कहा था कि हम
जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने कहा था कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन भारत की स्थितियां ऐसी थी कि जितना जल्दी हो सके भारत को स्वतंत्र किया जाए, इसलिए माउंटबेटन को भारत भेजा गया और उन्होंने विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा। माउंटबेटन योजना जिसे कहा जाता है, उस आधार पर भारत का विभाजन हो गया, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। इसमें इस संविधान सभा में प्रांतों के लिए जो सीटें थी, संयुक्त प्रांत आज जो उत्तर प्रदेश है उसकी सर्वाधिक सीटें थी। संयुक्त प्रांत की जो सीटों की संख्या थी वो थी 55। मद्रास की सीटों की संख्या 49 थी। इसके बाद बिहार का स्थान आता था, बिहार के सीटों की संख्या 36 थी। ये सीटों का क्रम है। इसी प्रकार जो रियासतें थी, रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी, तो सर्वाधिक सीटें मैसूर को आवंटित की गई थी, 7। मैसूर की सीटें थी 7। दूसरे स्थान पर ट्रावनकोर था, मैसूर, ट्रावनकोर की सीटें 6 थी। ठीक, तो ये तो प्रांतों की सीटें हैं, प्रांत में सर्वाधिक सीटें और रियासतों में सर्वाधिक सीटें इनकी हैं। ठीक, तो ये संविधान सभा की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण हम लोगों ने किया। अब संविधान सभा के गठन संबंधी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे।